सहारा पड़ा। जरा सोचिए क्या बीतती होगी उन परिवारों पर जिनका कोई अपना जुदा हो गया होगा, लेकिन इस तरह से कि उसकी जुदाई को स्वीकार कर पाना मुश्किल है। उनकी वापसी की उम्मीद छोड़ देना नामुमकिन है। क्या आपको पता है हमारे देश में हर घंटे 4 बच्चे लापता हो रहे हैं। न जाने कितने परिवार हैं जिनकी नन्ही जान उनसे दूर हो गई है। उनकी गुमशुदगी उनके लिए रहस्य बन गई है। कैसे रहते हैं वो जिंदा, बस यही जानने की कोशिश है। आइए मिलते हैं उनसे मेरी आवाज में। और दर्द की ये लहर झंझोर के रख देती है हर परिवार का अस्तित्व, जिनकी नन्ही जान दूर हो जाती है उनके कलेजे से। कैसे रहते हैं वो जिंदा, जरा सोच कर देखिए। पीछे से आके मुझे पकड़ लेगा और कहेगा कि मम्मी मम्मी। इंसान होगा इससे दूर होएगा। औलाद को किसी को ना दे, दुश्मन को ना दे, जिंदगी बना दे किसी को। कहीं होगा जरूर आएगा। एक हूक सी मन में उठती है और आंसुओं का सैलाब फैलाकर सिमट जाती है। तेरे बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं बिल्कुल जी नहीं पा रही हूँ तेरे बिना। दर्द की ये लहर झकझोर देती है हर माँ का अस्तित्व, जिनकी नन्ही जान दूर हो जाती है। एक रात के लिए भी वो दूर नहीं हुई थी ना, वो कभी मेरे बगैर सोती थी, लेकिन आज 3 साल हो गए इसको मुझसे दूर हुए। मेरे जानती हुए बच्ची कैसी होगी, किस साल में होगी। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। बहुत प्यार करता था हमारा बच्चा, बहुत अच्छा था। उसकी याद में पूरी जिंदगी बेकार हमारी हो गई। कहते हैं वक्त का मरहम हर जख्म को भर देता है, मगर कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें वक्त भी नहीं भर पाता। किसी टाइम पे बच्चा हमारे घर पे ख़त्म हो जाता, मुझे महीना 2 महीना 4 महीना लगता, साल 2 साल लगती है, ध्यान आता तब ध्यान आता। वो जानते हर आदमी सोचता था कि हमें सबके संग होता है, मेरे संग हो गया। लेकिन ये तो कहानी ऐसा कांटा लगाया मेरा कि जिंदगी में निकलना जब तक हमें ख़त्म होंगे, जब तक ये कांटा ना निकलेगा। खुद को संभालने के लिए वो हर तरह से कोशिश करते हैं, लेकिन आंसुओं को रोक नहीं पाते। अभी भी मुझे लगता है कि तू पीछे से आके मुझे पकड़ लेगा और कहेगा कि मम्मी मम्मी। वो पकड़ भी लेता था मुझे। मैं तेरी वेट कर रही हूँ बेटा, 10 सालों से बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। ऐसे सैकड़ों माँ बाप हैं जो अपने खोए बच्चों की वापसी का आज भी इंतजार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता कब आ जाएगा जरूर घर पे, कहीं होगा जरूर आएगा। पथराई आंखों से इन तंग गलियों को देखते हैं। बहुत उम्मीद तो बहुत है मैडम, उम्मीद की तो पूछो मत। उम्मीद तो बहुत है, लेकिन अब उम्मीद के सहारे तो क्या करें, जीते हैं या मरते हैं। एक चीज है जो खत्म नहीं होती, एक आस है जिसका इंतजार जिंदगी से लंबा लगने लगा है। लेवलों से प्रधानमंत्री सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँ कि हमारे बच्चे को खोज कराई जाए। हम गरीब आदमी इतने नहीं, क्योंकि हमें थोड़ी सी नौकरी में अपना पेट पालने की हम बच्ची ढूंढे 2 साल हो गया इंतजार करते गए। इंतजार मेरी आसें टूटती जा रही, रोज जिंदा होती रोज टूटती है। एक खालीपन है जिसे कोई नहीं भर सकता। किसी को न दे, दुश्मन को भी न दे। औलाद को किसी को न दे, दुश्मन को भी न दे, जिंदगी बना दे किसी को। हर पल मरते हैं, हर आहट उसके होने का एहसास कराती है। जब से गया, जब से कोई काम नहीं कर पाते हैं। एक बच्चा छोटा है, उसको स्कूल छोड़ के आते हैं, लेके आते हैं, बस दुकान देखते हैं।
हमारा हाल ठीक नहीं रहता जो मैं घर संभालूं। ये आंकड़ा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन ये है हकीकत हमारे देश की, हिंदुस्तान की। जाहिर है असामाजिक तत्व इन बच्चों को वेश्यावृत्ति, बाल मजदूरी और भीख मांगने के दलदल में ढकेल देते हैं। पुलिस और सरकार भी इन बच्चों के गुम होने की घटनाओं की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देती। इतनी सूचना देखेगा भाई ने हमारे साथ में कुछ नहीं किया, घर तक नहीं आए पुलिस वाले कि बच्चा तुम्हारा कहाँ से गायब हुआ, कैसे गायब हुआ, कैसे कहाँ से गया। अगर इनने कहते हैं चेकिंग तक नहीं की तो फिर मैं तो नहीं किया कि बच्चा तुम्हारा किसी हद तक कैसे कहाँ से गायब हुआ। शायद इसीलिए कि ये बच्चे आमतौर पर बेहद गरीब परिवारों के होते हैं और उनकी गुमशुदगी को लेकर कोई हंगामा नहीं मचता। बहुत सारे अभिभावक अपने गायब हुए बच्चों की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं करवा पाते। बस एक उम्मीद है कि वो जहां भी है सही सलामत हो और एक दिन वापस लौट आए। आइए मिलकर दुआ करें कि कहीं से कोई रास्ता निकले, कोई उम्मीद की किरण नजर आ जाए और इन्हें अपना बिछड़ा वापस मिल जाए। और 12 अक्टूबर 2009 वो तारीख थी जिसके बाद रेशमा और उसके घर वालों ने कभी कोई त्योहार नहीं मनाया। वो दिन था जब इन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े तेवा को आखिरी बार देखा था। 3 साल से तेवा लापता है। आज पूरा परिवार बस उसके इंतजार में जी रहा है। रेशमा को याद है जब पहली बार तेवा ने उसकी उंगली पकड़कर चलना सीखा था। अपने हाथों से उसे कुछ पहली बार खिलाया था। वो उसे गले लगाना, उसकी पहली मुस्कुराहट, पहली बार उसका मां बोलना। लेकिन आज रेशमा के पास तेवा नहीं, बस उसकी यादें हैं। जी हाँ, वो प्यारी सी नन्ही सी तेवा कहीं गुम हो गई है। वो पिता की दुलारी कहीं खो गई है। वो दादी की नटखट पोती पिछले 3 सालों से लापता है। 12 अक्टूबर 2009 वो तारीख थी जिसने इस परिवार की सारी खुशियों को निचोड़ कर रख दिया। रेशमा को क्या पता था कि वो अपनी बेटी को शादी में लेकर जा रही है, लेकिन वापसी में घर खाली हाथ ही लौटेगी। आज सिर्फ उसके कपड़े, उसके खिलौने देखकर ही ये लोग जी रहे हैं। उसकी सारी चीजें मेरे पास अभी तक वैसी ही रखी हुई है। मैं हाथ भी नहीं लगाती कोई भी चीज को उसकी। कोई उसके साथ की बच्ची देखती हूँ तो मुझे बहुत याद आती है कि मेरी बच्ची भी इतनी बड़ी होगी। मैं बाहर शॉपिंग करने जाती हूँ तो मैं अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीद के नहीं लाती, उसके लिए निगाहें ढूंढती कि मेरी बेटी है। आज मुंह तक जाता हर निवाला ये सवाल करता है कि बच्चे ने कुछ खाया होगा या नहीं। हर बच्चे में अपना बच्चा दिखता है। हर भीड़ में, भिखारी में, ढाबे में बर्तन धोते बच्चे में। काश कहीं से वो नन्ही सी तेवा इन्हें वापस मिल जाए। वो दिन है और आज का दिन। इस परिवार का हर दिन अपनी बेटी तेवा के इंतजार में बीता है। मेरे जानते हुए बच्ची कैसी होगी, किस साल में होगी। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ताजवर सुल्ताना जी जो तेवा की दादी हैं, और साथ ही में मौजूद हैं 2 खास मेहमान, मनीषा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और कैलाश सत्यार्थी जो कि बचपन बचाओ आंदोलन जैसी संस्था से जुड़े हुए हैं, उसके संस्थापक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कितना मुश्किल है तेवा के बिना जीना? तेवा के बिना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से हमारा खाना खाने बैठते हैं, जब हमें अपने बच्चों की याद आती है
जब रात, दिन तो हमारा फिर भी गुजर जाता है, हम काज में जब रात में लेटते हैं तो नींद उड़ जाती है आंखों से, पता नहीं लग पाता किस तरह से लेटे, बस पानी पीते उठते, पानी पीना और उठना, ये इसकी मम्मी का हाल है। क्योंकि मम्मी ने तो उसको पैदा करा है, मैंने उसको पाला है, कि बस मैं क्या बताऊं कि मेरा भी इसके बिना क्या हाल है। आज भी मैं दर दर की ठोकरें खा रही, यहाँ तक कि मेरे पैरों में भी छाले पड़ जाते हैं तो मैं नान के रात को अपने मल्लम पट्टी करती हूँ। जहाँ से भी खबर आती है वहीं भागी चली जाती है, नहीं सोचती कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही। बस ऐसा होता है कि हमारे घर में हर वक्त 3 साल हो गए मातम ही है अभी तक। हमें नहीं पता ईद कैसी है, बकरीद कैसी है, दिवाली कैसी है। बिल्कुल मनीषा जी, आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। अगर आधिकारिक आंकड़े तो पता नहीं कहाँ हैं, लाखों की तादाद में बच्चे गायब हैं, लेकिन हर 30 सेकंड में, हर मिनट में 4 बच्चे गायब हो रहे हैं। इतने चौंकाने वाले आंकड़े, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही। देखिए ये बहुत ही दुखद है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये बात ठीक है, लेकिन मुझे लगता है हम लोग भी कुछ नहीं करते हैं। आप जब ये रिपोर्ट दिखा रही थी तो मुझे याद आया समाज कल्याण मंत्रालय जो फोटो देता है, मैं भी नहीं देखती, उन्हें छोड़ देती हूँ। हम लोग अगर सब लोग जागरूक हो जाए तो शायद ऐसा नहीं होगा। ये सब बहुत ही भयावह है। हम लोग कहते हैं कि हम एक सभ्य समाज में रह रहे हैं, हम एक अच्छे समाज में रह रहे हैं, ये कितना विभत्स समाज है। बच्चे गुम नहीं हो रहे हैं, गायब थोड़ा ना हो जा रहे हैं, बच्चों को कोई उठा ले जा रहा है। अपहरण यहाँ धंधा है, हम उसकी बातें करते हैं कि अपहरण धंधा है। बच्चियों को उठाया जाता है, उनसे देह व्यापार कराया जाता है, बच्चों को मार के उनके अंग बेच दिए जाते हैं, उनसे मजदूरी कराई जाती। इस घिनौने धंधे के बीच में हम सब जिंदा है। मिनटों में बच्चे खो रहे हैं, जैसे कि ये बता रही है, जैसे रो रही है। इनको हर पल लगेगा, हर रात लगेगा कि मेरा बच्चा आ सकता है। इस समाज को हम सब कह रहे हैं, ये क्रूर समाज है और हमें इसकी क्रूरता को पहचानना होगा। हमें रुक के सोचना होगा कि ये क्या हो रहा है, हम किन लोगों के बीच में रह रहे हैं। मानी सी बात है कि सब लोग बुरे नहीं है, कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन हम अच्छे लोग उन बुरे लोगों को क्यों छुपा रहे हैं अपने पीछे? हम किससे बचा रहे हैं, हम किस समाज की बात कर रहे हैं, ये हम सारे लोगों को सोचना होगा। और मुझे लगता है कि सत्यार्थी जी ने बहुत काम किया है, लेकिन फिर भी सत्यार्थी जी का काम इसके आगे बहुत छोटा है। हमें बहुत सारे सत्यार्थियों की जरूरत है, हमें बहुत सारे सत्यार्थी जी जैसे लोग चाहिए। और मैं सत्यार्थी जी से ये कहूंगी कि आपने अब तक बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े आंदोलन चलाए हैं, बहुत जगह जागरूकता पैदा की है, लेकिन कुछ ऐसा करिए कि हम सब लोगों के भीतर ये पैदा हो। हम जब एक मिसिंग बच्चा देखते हैं, हम ठहर के उसे आधे मिनट के लिए देख सकें कि शायद कभी कहीं हमें ये बच्चा बर्तन धोता हुआ, कहीं मजदूरी करता हुआ कहीं दिख जाए। जब तक हम आपस में सब लोग जागरूक नहीं होंगे, जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं, जो लोग समाज में इधर उधर मूवमेंट में रहते हैं, उन्हें देखना होगा कि ये बच्चा जो प्यालियां धो रहा है किनारे बैठ के, ये किसी माँ का बच्चा होगा जो गुम हो गया होगा। कोई माँ बाप अपने बच्चे को भगाते नहीं, उनके 6 बच्चे हों, उनके 8 बच्चे हों, वो आधी रोटी खाएंगे, भूखा पेट सोएंगे, लेकिन अपना बच्चा नहीं छोड़ते हैं। मुझे लगता है कि तेजस्विनी जी, हम सब लोगों को जागरूक होना है और अपनी जिम्मेदारी को समझना है बहुत दिल से। शायद मैं आपके इस प्रोग्राम के बाद अब जरूर देखूंगी उन मिसिंग बच्चों को, जिन्हें CBI कभी छापती है, कभी समाज कल्याण मंत्रालय छापता है, कभी कभी वो हाफ पेज का विज्ञापन देते हैं, पर हम बिल्कुल पन्ना पलट देते हैं। एक माइक्रो सेकंड के लिए मैं अपनी बात कर रही हूँ और मुझे बहुत दुख हो रहा है और अपने ऊपर ग्लानि हो रही है इनको देख के, इनके आंसू देख के, इन लोगों को जिन्हें आपने दिखाया उन्हें देख के कि मैं भी क्रूर हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा सुरक्षित है तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा तो किसी के साथ हो रहा है, और इनका दुख हमारा ही दुख है। मनीषा जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं, किस तरह के देश में। शर्म की बात है कि इतनी बड़ी तादाद में बच्चे रोज गायब हो रहे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम वाकई नहीं उठाते हैं, क्योंकि चाइल्ड लेबर हम रोकते नहीं हैं। जहाँ पे बच्चों का जब तक इस तरह से इस्तेमाल बंद नहीं होगा तो शायद कुछ रोकथाम हो सके इस मामलों में, लेकिन शायद हम सभी जिम्मेदार हैं। निश्चित तौर पर मैं मनीषा जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि प्राथमिक जिम्मेवारी पूरे समाज की है, हम में से हर एक व्यक्ति की है। लेकिन अपराधों का जो तंत्र है पूरा, वो इतना प्रभावशाली है कि उसके चलते
बच्चे सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। दुर्भाग्य ये है कि भारत में और दुनिया के ज़्यादातर देशों में, गरीब देशों में खासकर, बच्चा सबसे सस्ती कमोडिटी है, सबसे सस्ता सामान है। उससे चाहे वेश्यावृत्ति कराएं, चाहे बाल मजदूरी कराएं, गुलाम बनाकर उससे काम कराएं, उसके अंगों का व्यापार करें जैसा इन्होंने कहा, और भीख मंगवाएं जबरिया, उसके हाथ पांव काट के तोड़ के और शाम को छोड़ दें सड़कों पर भीख मंगवाने के लिए, और भीख जाएगी गिरोहों के पास। तो ये सब उसका एक धंधे का हिस्सा है, क्योंकि बच्चा बहुत सस्ती चीज़ है लोगों की नज़र में। गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा कभी गायब होता है, किसी सीईओ का बच्चा, किसी कंपनी मालिक का बच्चा, तो हाय हाय मच जाती है। एक पूरी की पूरी सरकार ऊपर नीचे हो जाती है, पूरी की पूरी पुलिस परेशान हो जाती है। हर वक्त ये बहन हमारी ताजवर और इन जैसी बहनें और भाई मेरे दफ्तर में बैठते हैं, और जब भी मैं दफ्तर में घुसता हूँ और निकलता हूँ तो लगता है कि जिन बातों के लिए हमने पुलिस को तय करके रखा हुआ है, पुलिस क्या कर रही है। देखिए, मैं 2-3 बातें यहाँ बताना चाहता हूँ ज़रूर, कि एक तो पुलिस की मिली भगत के बगैर, स्थानीय पुलिस की मिली भगत के बगैर ये संभव ही नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे गायब हों। और उन बच्चों को कहाँ ले जाया जा रहा है, कैसे ले जाया जा रहा है, ये बिना अपराधी गिरोह जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग्स हैं, क्रिमिनल गैंग्स हैं, उनके बगैर संभव ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा तंत्र है, और इस तंत्र का फायदा सबको मिल रहा है, स्थानीय पुलिस के लोगों को मिल रहा है, और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में छन के ऊपर तक जाता है, राजनीतिज्ञों तक जाता है, इसीलिए ऐसा चलता है। हम कह रहे हैं कि दिल्ली में जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा बच्चे गायब हो रहे हैं, आप समझिए आउटर दिल्ली का पुलिस स्टेशन, पुलिस का महकमा है, इधर संगम बिहार वगैरह का इलाका है, जो साउथ दिल्ली का, साउथ ईस्ट दिल्ली का जी, यहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे गायब हो रहे हैं। और हम बार बार कह रहे हैं, मैंने स्वयं यहाँ के पुलिस के मुखियाओं से कई बार मिलके और होम मिनिस्ट्री में मिलके जाके बात करके कहा कि जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे गायब होते हैं वहाँ के थानेदार को आप सस्पेंड कीजिए, तुरंत उसके खिलाफ इंक्वायरी बैठाइए। हम किस बात की तनख्वाह उनको दे रहे हैं? बिल्कुल, तो सरकार की ये सुस्ती है, पुलिस तंत्र में कहीं ना कहीं कोई खामी आपको दिखती है। ऐसे ही इतने बच्चे गायब नहीं हो सकते, लेकिन हम सब क्या कर रहे हैं और आगे क्या करेंगे, ये सवाल बरकरार है। सत्रह अगस्त 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया सभी राज्य सरकारों को कि जो यहाँ पे मिसिंग बच्चे हैं, जो गुमशुदा हो चुके हैं बच्चे, उनको जल्द से जल्द ट्रेस किया जा सके। और ये हाल सिर्फ दिल्ली मुंबई नहीं बल्कि देश के कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आऊंगी इस बात पे, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, 6 साल की आज तेबा हो गई होगी सुल्ताना जी, कहाँ तक आपको भटकना पड़ा अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए, जो कि अब तक आपके पास नहीं पहुंची, और क्या तकलीफ से आपका परिवार गुजर रहा है? जितनी तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, हम पे बीत रही है, हम जानते हैं, क्योंकि हम पैसे वाले तो है नहीं, हम तो एक अदना से अरशान खोया, तब इसको किस तरह से पुलिस ने ढूंढा और दूसरे दिन इसको पैदा कर दिया। ना मेरे पास MLO, ना मैं कोई, मैं तो एक अदना सी एक यहाँ की एक मेंबर हूँ यहाँ की, पर यहीं पर ही क्यों हो रहा है? यहाँ पर ये अपराध यहाँ पर ही क्यों हो रहा है? बाहर मुल्कों की उठा के देखो न्यूज़, तो वहाँ कोई बच्चा किडनैप नहीं होता, ना वहाँ पर वो होती। यहाँ तक कि मीडिया तो हमारी इतनी मदद भी कर रही है कि हमें सब चारों तरफ दिखा रही है, पर हमारी सरकार क्या अंधी हुई बैठी हुई, ना कानून बन रही है ना कुछ बन रही है यहाँ पर बैठे हुए बच्चों का। एडवाइजरीज जारी कर दी जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है, मीडिया कहती है हम अपना रोल निभा रहे हैं, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा। कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली, जब तक आप बहुत कड़े कानून नहीं बनाएंगे, मान लीजिए जैसे कि सत्यार्थी जी कह रहे हैं कि बच्चे जो चाइल्ड लेबर में हमें दिख रहे हैं, या बच्चियां जो वेश्यावृत्ति में जाती हैं, बड़े बड़े हम लेख छापते हैं इस पे कि इतने % लड़कियां इतनी कम उम्र में आ जाती हैं, नाबालिग थी, पर वो लड़कियां कहाँ से आ रही हैं? वो किसकी लड़कियां हैं? वो किसी ना किसी माँ बाप की बच्चियां हैं ना, जिनको लाया जा रहा है। उन बच्चियों से कोई पूछेगा, हर बार पुलिस रेड डालती है, बच्चियों को पकड़ती है, वो बच्चियां कहाँ जाती हैं नहीं पता। मतलब एक साइकिल चल रहा है, और हम सब लोग उसका सिस्टम है, उस पे सरकार से मुझे लगता है हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें अगर कुछ भी करना है तो जैसे कि सत्यार्थी जी जैसे जो समाज सुधारक हैं वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सरकारों की आंखों में पट्टी बंधी हुई है। वो कभी बच्चों के बारे में, तो अपने देश में जितनी दुर्दशा बच्चों की है, इतनी शायद दुनिया में कहीं नहीं होगी। आप बच्चों को खेलने के लिए नहीं छोड़ सकते। लोग ये कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि बच्चों को आप ग्राउंड में आज खेल नहीं रहे हैं, कैसे हम छोड़ देंगे? आप बच्चे को, इनके तो साथ में गई थी बच्ची, आप ही सोचिए, आप अगर बच्चे को अपने खेल के मैदान में छोड़ दे रहे हैं, वहां से कोई उठा ले जा रहा है, उसका जिम्मेदार कोई तो होगा।
और हम बच्चे को नहीं बता सकते कि तुम्हें इसके साथ नहीं जाना है। बच्चा इतना मासूम होता है, उसे किसी ने एक टॉफी एक चॉकलेट दिखाई, वो उसके साथ चल देता है। उसकी मासूमियत का फायदा कौन उठा रहा है और उसको पनिशमेंट क्यों नहीं मिल रही है? उसको मतलब इतनी बड़ी पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि लोग डर जाएं। सत्याद्री जी, आप हमें समझाइए, ये जो इतना बड़ा नेक्सस है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का, ऑर्गेनाइज नेक्सस है यहाँ पे इन गैंग्स का, इसको कैसे तोड़ा जाएगा? हम कैसे अपने बच्चों को महफूज करें, कैसे बचाएं उन्हें? देखिए, कई चीज़ें हैं यहाँ। पहली चीज़ तो ये है जो अभी ये कह रही हैं ताजबा सुल्ताना जी कि कानून की बात इन्होंने कही, लेकिन हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, बचपन बचाओ आंदोलन लगातार, कि मिसिंग चिल्ड्रन या गुमशुदगी पर कोई कानून नहीं है। नहीं है। जो कानून है, जो परिभाषा है हमारे यहाँ, वो है कि किडनैप कर लिया अगर, तो अगर ये कहेंगे जाके या इनकी बहू या बेटा कहेंगे कि हमारी बेटी को चुराने वाले पर हमें शक है, तो किडनैपिंग के तहत FIR दर्ज होगी। लेकिन ये कहें कि हम मेले में गए थे, अस्पताल में गए थे, कहीं और गए थे, स्कूल में बच्चा गया था और वहाँ से नहीं लौटा, गुमशुदा हो गया, तो उस पर हमारी परिभाषा नहीं है देश में। इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या बात हो सकेगी? पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ गायब हो रहे हैं। ये जो सरकारी आंकड़े हैं, ये बहुत ही कम आंकड़े हैं। बचपन बचाओ आंदोलन ने अभी हाल में एक रिपोर्ट जारी की और हर जिले से हम लोगों ने RTI के माध्यम से सूचनाएं इकट्ठी की। वो तो कानूनी सूचना है, मतलब आधिकारिक सूचना है, लेकिन जब उनको कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, तो करीब 1,20,000 बच्चे देश में गायब हो रहे हैं हर साल के। तो एक तो गुमशुदगी का मामला है कि परिभाषा नहीं। दूसरा, ट्रैफिकिंग की जो बात अभी मनीषा जी कह रही थी कि बच्चों को बाल व्यापार या बाल तस्करी के जरिए कहीं कहीं बेचा जा रहा है। दिल्ली से बच्चे जो चुराए जा रहे हैं वो कहीं और बेचे जा रहे हैं, और कहीं से चुराए जा रहे हैं वो दिल्ली में बेचे जा रहे हैं, तो बड़ा धंधा चल रहा है। लेकिन जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उस पर भी हमारे यहाँ कानून नहीं है। जो कानून है ट्रैफिकिंग का वो है इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, जो कि वेश्यावृत्ति में अगर किसी महिला को जबरदस्ती धकेला जाए या बच्ची को धकेला जाए, तो वेश्यावृत्ति अगर कराई जा रही है जबरिया, या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यौन अपराध हो रहे हैं, तो उसमें कानून लगेगा। लेकिन अगर आप किसी और पर्पस से बच्चे को चुरा के ले जा रहे हैं तो तस्करी का कोई कानून नहीं है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। कई साल से ये पेंडिंग है कानून में सुधार की, भाई एक स्पष्ट कानून या तो बनाया जाए, या जो अंतर्राष्ट्रीय जैसे पलेर्मो प्रोटोकॉल है उसके तहत भारत सिग्नेटरी है और उसने कानून में संशोधन नहीं किया। तो जो कानूनी पक्ष है वो बहुत ही कमजोर है देश का। और दूसरा जो मामला है वो ये है कि बच्चों को चुराए जाने वाले अपराधी गिरोहों को पकड़ने की जो प्रक्रिया है वो नहीं है। CBI का एक आंकड़ा था, एक अंदाज था कि दिल्ली में करीब 7 गिरोह सक्रिय हैं, एक भी गिरोह नहीं पकड़ा गया। हम लोगों ने बहुत जोर लगाया तो मध्य प्रदेश में मंदसौर में एक गिरोह पकड़ा गया। उस पूरे देश में एक ही गिरोह पकड़ा गया अब तक मंदसौर में, कि वो छोटी छोटी बच्चियों को वहाँ से चुरा के ले जा रहे थे राजस्थान में, बम्बई में और कई जगह पर वेश्यावृत्ति के लिए। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल की बच्चियों को इंजेक्शन लगा के और उनको यौन व्यापार के लिए, उनसे वेश्यावृत्ति कराने के लिए तैयार किया जाता था, उनको इंजेक्शन लगा के, और ऐसा गिरोह पकड़ा गया जी। तो इसके अलावा कोई गिरोह नहीं पकड़े जा रहे। तो यानी कि कोई कानून नहीं बना है चाइल्ड ट्रैफिकिंग और पे, कानून जो है उन्हें लागू कराने के लिए जो इच्छा शक्ति है राजनीतिक वो नहीं है, जो अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही वो नहीं है, और इसलिए समाज में जो लापरवाही है वो तो मनीषा जी अब बता ही रही है, वो तो है। समाज में भी देखिए, जैसे मेरा लड़का ही मंदसौर पहुंचा, यहाँ से जब लेके पहुंचा मेरा दामाद, और मेरा जिस तरह से पहुंचा, नहीं तो हमारे पास कोई ना सुरक्षा थी, कुछ नहीं थी। फिर भी ये वहाँ से मिलने वालों से मिला और एक डॉक्टर बन के वहाँ पर पहुंचा। घर घर जाके इसने अपनी अल्पसंख्यक पूछताछ लेके गया तो 2 ही गाँव देख कर आ गए थे, जबकि 4-5 गाँव में इस तरह से धंधे हो रहा है। जरा सोचिए कितनी यहाँ पे ज्यादती है उन परिवारों पर जिनकी नन्ही जान यहाँ से चली गई है, और वो किस दर से गुजर रहे हैं इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। आप सब चर्चा में शामिल हो इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि शायद यहाँ पे सरकारी तंत्र हो या पुलिस तंत्र हो, इस आवाज़ को ज़रूर सुन रहा होगा और इस पर ज़रूर कोई ना कोई कड़ा कदम उठाया जाए, और हम सब भी अपनी तरफ से, सिर्फ सत्यार्थी नहीं बल्कि इनके जैसे कई और लोग, हम भी सामने आए और यहाँ पर इस चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोक सकें। अगर आप भी किसी भी तरह का जुल्म सह रहे हैं या आपके आसपास भी कोई अत्याचार हो रहा है किसी महिला पर, बच्चे पर, तो हमें जल्द से जल्द लिखें। हमारा पता है meriawaaz@saharasame.com। इस पेशकश में इतना ही। आप खबरों को विस्तार से देखिए samelive.com।